हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक साइंस की 3 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है ना। लास्ट टाइम जो क्लास में हमने पढ़ा था वो कोशिका की बेसिक जानकारी देखी थी हमने। कोशिका क्या कार्य करती है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका की खोज और कोशिका के प्रकार। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कोशिका के अंग। ठीक, क्या पढ़ेंगे आज हम? कोशिका के अंग। तो कोशिका के जो अंग है वो 3 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो है उसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा जो होता है वो होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, थर्ड जो है वो है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्मा। ठीक, ये 3 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं कोशिका के। ठीक, कोशिका झिल्ली जो होता है वो सबसे बाहरी परत होती है जंतु कोशिकाओं की, जबकि पादप कोशिकाओं की दूसरी लेयर होती है। पहली पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। केंद्रक की बात करते हैं हम, तो केंद्रक के जो है वो 4 भाग होते हैं। मैं आपको इसका डायग्राम बना के भी बता रहा हूं आगे। पहले देखो, सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है केंद्रक कला, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन। सेकंड जो होता है वो होता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, थर्ड जो होता है वो होता है केंद्रिका जाल। केंद्रिका जाल, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस, नेटवर्क। इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है इसी को? तो इसी को कहा जाएगा क्रोमेटिन। एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? क्रोमेटिन। और इस क्रोमेटिन पर ही क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। ठीक है ना, जो क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। इसके बाद जो इसका लास्ट भाग होता है वो होता है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियस, प्लाज्मा। केंद्रक द्रव्य कहां पाया जाता है? तो ये केंद्रिका और केंद्रक कला के मध्य। कहां पाया जाता है? केंद्रिका और केंद्रक कला के मध्य पाया जाता है। इसी प्रकार से कोशिका द्रव्य कहां पाया जाता है? तो जो कोशिका द्रव्य है ये कहां पाया जाता है? तो ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य। कहां? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाता है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर ही बोला जाता है जीव द्रव्य। क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा। ठीक, क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत भी इसके जो है भाग, ठीक है ना, देख लो इधर। कोशिका द्रव्य की अगर बात करें हम, दिख जाएगा, ठीक है ना। तारककाय, सेंट्रोसोम। ठीक, फिर सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर अंतःप्रदव जालिका, अंतःप्रदवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर
गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कोशिका द्रव्य के अंतर्गत। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका के अंग पढ़ रहे हैं। कोशिका के 3 महत्वपूर्ण अंग है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है ना? कोशिका झिल्ली जो सबसे बाहरी, जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत और पादप कोशिकाओं में दूसरी परत पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की बनी होती है। अर्धपारगम्य और सजीव झिल्ली होती है और कोशिका को सहारा प्रदान करने का काम करती है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। केंद्रक की बात करी हमने तो केंद्रक के कितने भाग पढ़े हमने? 4 भाग पढ़े केंद्रक के। ठीक है ना? और कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य में जो जो कोशिका अंग पाए जाते हैं उनको पहले इसका डायग्राम में देख लो, कहां कहां पर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कर दूं बोर्ड साफ? जो कोशिका अंग, देखो कोशिका की अगर पूछा जाए कि कोशिका का आकार कैसा होता है, तो कोशिका की जो संरचना होती है वो निश्चित नहीं होती है। गोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है। ठीक है ना? कुछ भी हो सकती है कोशिका की संरचना, पर एक निश्चित संरचना जरूर होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी संरचना गोलाकार होगी या अंडाकार होगी। संरचना तो होगी, पर कौन सी होगी ये नहीं बता सकते हम। ये जो सबसे ऊपरी भाग होता है ये कहलाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन क्या कहला रहा है? सबसे ऊपरी भाग कोशिका झिल्ली कहलाता है। ये कैसी झिल्ली होती है? तो दोहरी झिल्ली होती है जो वसा और प्रोटीन की बनी होती है और जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो खाने का आदान प्रदान करना, मतलब पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो इसी से होता है, क्योंकि ये अर्धपारगम्य और सजीव झिल्ली होती है। कोशिका को क्या करती है? तो कोशिका को आंतरिक सहारा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं की पहली परत और पादप कोशिकाओं की दूसरी परत होती है। ठीक है ना? मतलब जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। फिर हमने सेकंड नंबर पर पढ़ा था क्या? केंद्रक। क्या है केंद्रक? ठीक, न्यूक्लियस। अब जो केंद्रक है इसके हमने 4 भाग पढ़े। देखो क्या, सबसे जो केंद्रक की ऊपरी परत होती है इसको हम बोलते हैं केंद्रक कला। क्या कहा जाता है? केंद्रक कला। केंद्रक कला दोहरी झिल्ली होती है जो वसा और प्रोटीन की बनी होती है। यहां भी हमने लिखा है केंद्रिक जो कोशिका झिल्ली होती है दोहरी झिल्ली होती है और वसा और प्रोटीन की बनी होती है। और यहां पर भी हम लिखेंगे कि जो पहली परत जो होती है कोशिका केंद्रक झिल्ली। ठीक, या इसी को बोलते हैं हम केंद्रक कला, दोनों बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। झिल्ली, केंद्रक कला, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इंग्लिश में तो हम मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। ठीक, पहला केंद्रक का भाग कौन सा है? तो पहला है केंद्रक कला, जो किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ये दोहरी झिल्ली होती है। दूसरा पार्ट हमने देखा केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। क्या देखा था हमने? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। ठीक है ना? जिसका प्रमुख कार्य क्या रहेगा? तो केंद्रक की गतिविधियों पर नियंत्रण करना। केंद्रक का प्रमुख कार्य क्या है? तो कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रण करना। ठीक है, अब इसके अंदर जो केंद्रक है इसके अंदर एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है। ये जाल जैसी संरचना, इसी को हमने क्या बोला था? तो केंद्रक का अगला भाग बोला था क्या? तो केंद्रक जाल, या क्या बोला था हमने? न्यूक्लियस नेटवर्क। और इसी में क्या पाए जाते हैं? इसी में क्रोमेटिन, या इसी को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद हमने एक और पढ़ा था कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य।
केंद्रक के अंदर हमने पढ़ा है केंद्रक द्रव्य। क्या पढ़ा हमने? केंद्रक द्रव्य। ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियस प्लाज्मा। ये न्यूक्लियस प्लाज्मा कहां पाया जा रहा है? तो मैंने बताया था आपको कहां पाया जाता है। तो केंद्रिका और कोश केंद्रक कला के मध्य। कहां पाया जाता है? तो केंद्रिका और केंद्रक कला के मध्य क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। क्या होता है इसमें? प्रोटीन, फास्फेट, न्यूक्लिक एसिड, ये केस में पाए जाते हैं। तो केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं न्यूक्लियस प्लाज्मा में। ठीक, ये तो केंद्रक वाला भाग हो गया। भाई हमने 3 महत्वपूर्ण भाग पढ़े थे। एक कोशिका झिल्ली पढ़ा था और दूसरा जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था केंद्रक। और केंद्रक के महत्वपूर्ण भाग देखे थे हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 हिस्से हमने देख लिए थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? तो यहां पर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। पूरी कोशिका के अंदर जो है, तो ये पूरी कोशिका के अंदर कहां पाया जा रहा है? यहां पाया जा रहा है इस तरह से। तो देखो, अगर ये पूछा जाए कि कोशिका द्रव्य कहां पाया जाता है, तो आप कोशिका द्रव्य के लिए लिख सकते हो कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्मा कहां पाया जाता है? तो ये केंद्रक कला और कोशिका झिल्ली के मध्य। कहां पाया जाता है? तो केंद्रक कला और कोशिका झिल्ली के मध्य। या ये बोल सकते आप इसको, केंद्रक कला के बजाय केंद्रक भी बोल सकते हो। कहां पाया जाता है कोशिका द्रव्य? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस प्लाज्मा दोनों को मिलाकर बनता है क्या? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा। क्या? न्यूक्लियस प्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा दोनों को मिलकर क्या बनेगा? तो प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य बनता है। ठीक है ना, मैंने पिछली बार बता ही दिया आपको। फिर आगे देखो आप, इसी में हमने देखा था, इसके अब हमने कोशिका के अंग देखे थे। कोशिका के अंग में हमने एक देखा था यहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लो आप। इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, अंतःप्रदव जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्मूथ और दूसरी होती है खुरदरी। ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पाई जाती है क्या? तो यहां पर अंतःप्रदव्य जालिका। ये क्या है? अंतःप्रदव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने अभी आपको बताया कि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है स्मूथ, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है रफ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब खुरदरी। और राइबोसोम जो आएंगे, राइबोसोम जो चिपके रहेंगे वो किस पे रहेंगे? रफ पे। भाई चिकनी पे तो रहेंगे नहीं। ठीक है ना, तो राइबोसोम के कण कहां पर होते हैं? तो जो राइबोसोम के कण होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? तो जो खुरदरी होती है, रफ जो होती है, उसी पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी? तो ये रफ वाली हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी? तो ये स्मूथ वाली। स्मूथ पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। यहीं पर देख लो राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन को इकट्ठे करने का काम करता है। जबकि राइबोसोम को इकट्ठा कौन करती है? अंतःप्रदव जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके पास होती है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य होती है।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हमने इसके भी कोशिका द्रव्य के जो है वो दो पार्ट पढ़ लिए, राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अगला और महत्वपूर्ण जो भाग है इसका वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना पाई जाती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, क्रेब्स चक्र हम बोलते हैं कि क्रेब्स चक्र का निर्माण कहां होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अब क्या होता है यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। मतलब यहां पर क्या होता है, तो जो हम खाना खाते हैं उस खाने को हमारे शरीर में जिस ऊर्जा के रूप में चाहिए होता है उस ऊर्जा में रूपांतरण करने का काम करता है। या हम बोलते हैं कोशिका को जिस रूप में चाहिए होता है उस रूप में रूपांतरण करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या कर रहा है भाई, एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण करने का काम करता है। और पावर हाउस का काम भी क्या होता है? क्या होता है? डीसी को एसी में परिवर्तित करने का काम। तो इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह या सेल का क्या बोला जाता है? कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, इसके बाद देखो लाइसोसोम। ठीक, ये क्या हो जाएंगे? तो इनको हम क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। क्या कहा जाएगा इनको? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के द्वारा एक विशेष प्रकार का एंजाइम निकाला जाता है और उस एंजाइम का प्रमुख कार्य जो होता है वो क्या होता है? तो इस एंजाइम का प्रमुख कार्य जो है वो है जो खाना होता है उसको पचाने का। पर कभी कभी क्या होता है, ये एंजाइम बहुत अधिक मात्रा में निकल आता है जिसके कारण ये खुद को ही पचा देती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला देख लो, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी काय जो होता है, इसकी संरचना भी क्या होती है? तो इसकी संरचना एक पतली सूक्ष्म नलिकाओं जैसी होती है। क्या होता है? तो सूक्ष्म पतली नलिकाओं जैसी इसकी संरचना होती है। कुछ इस प्रकार से। क्या? गोल्जी कॉय या गोल्जी बॉडी। ठीक, ये क्या करता है? तो इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो होता है वो किसे कहा जाता है? गोल्जी कॉय को। अगला एक और महत्वपूर्ण जो भाग बचा है वो है, यहां पर देख लीजिए आप, तारक काय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की संरचना कुछ ऐसी होती है। ये क्या हो जाएगा यहां पर? तो यहां आ जाएगा तारक काय, सेंट्रोसोम। तारक काय क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोसोम कहा जाता है। तारक काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो तारक काय का प्रमुख कार्य जो होगा वो होता है कोशिका के विभाजन करने का। ये कोशिका को मुख्य रूप से विभाजित करता है तारक काय। ठीक, हमने पढ़ा था कोशिका विभाजन सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। उन्होंने कहा था किसी की भी कोशिका का विभाजन एक से दो कोशिका बनती है। तो ये कहां पर बनती है? तारक काय, सेंट्रोसोम में। यहां तक का मामला क्लियर है? ठीक है ना। यहां पर हमने कोशिका झिल्ली सबसे पहला पार्ट पढ़ा, फिर केंद्रक पढ़ा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चार भाग देखे, केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक जाल और केंद्रक द्रव्य। ठीक है ना, न्यूक्लियस प्लाज्मा। और फिर हमने अगला भाग जो पढ़ा था वो था कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस प्लाज्मा दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? तो दोनों मिलकर ही जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा बनाते हैं। अब देखो,
जीव द्रव्य और प्रोटोप्लाज्मा को जीवन का आधार कहा जाता है, कोशिका का आधार कहा जाता है। उसका रीजन है कि अगर यहां पर बीच में लिक्विड नहीं हुआ तो ये सब कोशिकाओं के अंग आपस में टकरा जाएंगे, और जैसे ही आपस में टकराए मतलब लड़ना स्टार्ट कर देंगे, और लड़ना स्टार्ट करेंगे मतलब खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए आधार है। दूसरी बात, दूसरा यहां पर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर कोई सा पार्ट भी यहां पर नहीं चलता है, एक सामान्य स्थिति मान लो कोई सा पार्ट भी काम नहीं कर रहा है, उसने मना कर दिया अपना काम करने से, तो केंद्रक क्या कर रहा है? गतिविधि का काम करता है। भाई जितनी भी आंतरिक गतिविधियां वो कौन देख रहा है? केंद्रक देख रहा है। अब केंद्रक कुछ भी नहीं करेगा, केंद्रक लाइसोसोम को कहेगा ये काम नहीं कर रहा है, क्या करेगा? ये स्वयं को खत्म कर लेगा, खुद ब्लास्ट हो जाएगा, तो अपने आप सब खत्म मामला। इसलिए अगर केंद्रक के बाद देखा जाए तो लाइसोसोम भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि यही खाना नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा? तो खाना यदि यहां पर नहीं पहुंचता है तो ऊर्जा नहीं पहुंचेगी, तो भी कोशिका खत्म हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से कोशिका के प्रत्येक अंग अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको हम आगे एक एक करके कोशिका के अंग पढ़ेंगे। यहां तक का मामला क्लियर है पूरा। कोशिका के महत्वपूर्ण 3 अंग हमने पढ़े हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है, और जंतु कोशिकाओं की प्रथम लेयर और पादप कोशिकाओं की दूसरी लेयर होती है। यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है, दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। यहां तक इसको मैंने बता दिया था आपको। क्या काम है इसका प्रमुख? तो कोशिकाओं को आंतरिक सहारा प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य होता है। फिर हमने देखा केंद्रक, केंद्रक के 4 हिस्से देखे। सबसे पहले केंद्रक कला, सेल मेम्ब्रेन हमने देखा। केंद्रक कला, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में क्या देखा? तो ये दोहरी झिल्ली होती है जो वसा और प्रोटीन की बनी होती है। फिर हमने सेकंड नंबर पर देखा केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियस प्लाज्मा। क्या होता है न्यूक्लियस प्लाज्मा में? प्रोटीन, फास्फेट और न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों किसमें पाए जाते हैं? तो ये किसमें पाए जाते हैं? केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा केंद्रिका। जिस प्रकार से केंद्रक का प्रमुख कार्य कोशिका में नियंत्रण का है, उसी प्रकार जिस प्रकार से देख लो, जिस प्रकार से कोशिका में केंद्रक का प्रमुख कार्य जो होता है नियंत्रण का होता है, उसी प्रकार से केंद्रक के अंदर केंद्रिका का काम क्या है? तो केंद्रक पर नियंत्रण करना। फिर हमने देखा क्या? केंद्रक जाल या केंद्रिका जाल क्या होता है? तो केंद्रक के अंदर एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्रोमेटिन कहा है। और इस क्रोमेटिन में ही क्या पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो प्रमुख रूप से अनुवांशिक पदार्थ है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो क्या करते हैं? तो गुणों को हस्तांतरित करें, तो इसीलिए अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। ये 4 भाग हमने देखे। फिर हमने पढ़ा सबसे पहले इसमें कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहां? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो है वो क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत हमने इसके प्रमुख अंग देखे। सबसे पहले हमने देखा राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? राइबोसोम। दूसरा हमने पढ़ा लाइसोसोम। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? तो लाइसोसोम का प्रमुख कार्य जो है वो खाने का, पचाने का है, परंतु कभी कभी अधिक मात्रा में ये एंजाइम निकाल देता है जिससे खुद को ही पचा जाता है, और खुद को पचाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक। फिर हमने पढ़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले कहां पाई जाती है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पाई जाती है। 2 प्रकार की होती है, एक स्मूथ, एक रफ, एक खुरदरी और एक चिकनी। जो खुरदरी होती है उस पर राइबोसोम इकट्ठा होता है, चिकनी पर नहीं। देखो ये रही, देखो खुरदरी इस पर है राइबोसोम, ये चिकनी इस पर राइबोसोम नहीं है। फिर हमने पढ़ा गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी क्या है? तो ये सूक्ष्म नलिकाओं के समान होती है, जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है? पहुंचाने का काम करती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक कौन है? गोल्जी काय। यहां तक का मामला क्लियर है पूरा, ठीक है। कल जो हम पढ़ेंगे इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास यहां तक कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है।